हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। चलिए आज बात करते हैं कि तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन की हार होने के कारण तेजस्वी जी ने दोबारा पोस्टल बैलेट गिनने की मांग की है। चलिए जानते हैं कितनी जायज़ है मांग इनकी। बिहार चुनाव परिणामों के बाद पहली बार बोलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को चुनाव आयोग से उन पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग की जहां उन्हें अंत में गिना गया। उन्होंने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की गई है और जनमत महागठबंधन के पक्ष में आया है, लेकिन चुनाव आयोग के नतीजे एनडीए के पक्ष में आए हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया, पोस्टल बैलेट को पहले क्यों नहीं गिना गया और कई सीटों पर इन वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया क्यों? तेजस्वी जी ने कहा कि 20 सीटों पर महागठबंधन के बेहद कम अंतर से हारा और कई सीटों पर 900 पोस्टल बैलेट को अमान्य घोषित किया गया। तेजस्वी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पैसे, ताकत और धोखे का सहारा लिया, फिर भी वो 31 साल के युवा को रोक नहीं पाए। वो आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर कहें तो तेजस्वी यादव के दो मुख्य आरोप हैं और एक मांग है। पहले आरोप है कि पहला पोस्टल बैलेट को क्यों नहीं गिना गया और दूसरा है कई जगह पर गलत तरीके से न्याय अमान्य घोषित क्यों किया गया और इसलिए उन्होंने पोस्टल बैलेट को दोबारा गिने जाने की मांग की है। आखिर तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए इन आरोपों में कितना दम है, चलिए बात करते हैं। पोस्टल बैलेट पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश क्या कहते हैं और इन्हें कब अमान्य घोषित किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत से बात की। हमारी टीम के पाठकों के लिए उन्होंने आसान भाषा में इसे समझाया है। चलिए क्या समझाया है, मैं आप लोगों को भी इस बात को शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं पोस्टल बैलेट क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कौन करता है। पोलिंग ड्यूटी पर तैनात होने की वजह से या फिर किसी दूसरी स्पेशल कैटेगरी की वजह से कुछ वोटर जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं कर पाते, चुनाव आयोग द्वारा ऐसे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। लेकिन चुनाव में अगर आपकी ड्यूटी उसी विधानसभा सीट पर है जिसके आप मतदाता हैं, पर पोलिंग बूथ अलग है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का प्रावधान होता है। यमूमन 4 तरह के लोग वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, स्पेशल वोटर, वैसे वोटर जो कोरोना महामारी में ज़्यादा उम्र वाले हैं, उसके लिए पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने का अधिकार है। दूसरा है सर्विस वोटर, सर्विस वोटर यानी कि सेना के जवान भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है ऐसे वोटर जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हो, यानी कि चुनाव में ड्यूटी पर तैनात हो, ऐसे भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है ऐसे वोटर जो कुछ खास कारणों से नज़रबंद किए गए हों, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो। ये 4 लोग पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पोस्टल बैलेट कैसे भर के भेजे जाते हैं और ये कब अमान्य करार दिए जाते हैं, यानी कि ये कब अमान्य घोषित किए जाते हैं।
चलिए सबसे पहले जानते हैं, एक पोस्टल बैलेट की 4 पर्चियां होती है। पहला एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपना वोट डालते हैं। दूसरा, उसके साथ एक दूसरा फॉर्म होता है जो आपके पहचान पत्र के तौर पर काम करता है और इसे मताधिकार का प्रयोग करने वाले किसी सीनियर और साइन और प्रमाणित किया जा सकता है। अगर कोई स्पेशल वोटर है तो वो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा कर इसे भर सकता है। इसके लिए उसे अपने उम्र का फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके ऊपर एक तीसरा कवर होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर के नाम भेजा जाता है। और चौथा पर्चा वो होता है जिसमें पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने के लिए पूरे नियम लिखे होते हैं। किसी भी सूरत में अगर इनमें से कोई भी फॉर्म जारी दिशा निर्देशों से अलग तरीके से भर दिया जाता है तो उस पोस्टल बैलेट को अमान्य घोषित करार दे दिया जाता है, जैसे सही तरह से पोस्टल बैलेट को प्रमाणित न किया जाना, सही लिफाफे में बंद न करना, साइन गलत जगह पर करना, कोई एक पर्ची खाली छोड़ दिया गया हो आदि। ऐसे कारणों से पोस्टल बैलेट को सभी काउंटिंग एजेंट को दिखाकर ही अमान्य करार दिया जाता है। तेजस्वी यादव पोस्टल बैलेट को अमान्य घोषित किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत कहते हैं कि अमान्य पोस्टल बैलेट पर चुनाव आयोग के निर्देश साफ कहते हैं कि अगर आपने सही वोट भी दिया हो लेकिन पहचान पत्र या दूसरे फॉर्म को सही तरीके से नहीं भरा गया हो तब भी आपका पोस्टल बैलेट अमान्य होगा। रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग एजेंट को दिखाकर उस वोट को अमान्य करार दे सकता है। चलिए अब जानते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती कब होती है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती वोटों की गिनती शुरुआत में होनी चाहिए। ओपी रावत जी कहते हैं अगर आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं होती तो ईवीएम के वोटों की भी शुरू हो जानी चाहिए और दोनों गिनती साथ साथ चल सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि कई जगहों पर पोस्टल बैलेट की गिनती आखिर में हुई है। क्या ऐसे हो सकता है? इस सवाल के जवाब में ओपी यादव कहते हैं कि इसके पीछे दो वजहें हो सकती है। मतगणना के अंत में हमेशा वीवीपीएटी पर्चियों की काउंटिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश है कि हर विधानसभा सीट के अंदर आने वाली किसी भी 5 पोलिंग बूथ की पर्चियों को अंत में गिने जाए। शायद तेजस्वी यादव वीवीपीएटी काउंटिंग से कंफ्यूज हो गए हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र वालों को ही पोस्टल बैलेट से वोट की इजाजत दी थी, तो पोस्टल बैलेट वाले मत ज्यादा आगे हों और उन्हें गिनते गिनते वक्त ज्यादा लग गया हो। ये भी संभव है कि पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम की वोटों की गिनती एक साथ खत्म हुई हो। कोरोना महामारी की वजह से इस बार के चुनाव में वोटों की गिनती में ज्यादा वक्त लगा, ये सब जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी थी। इससे पहले कि चुनाव में पोस्टल बैलेट की गिनती ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे ही चलती थी। चलिए अब जानते हैं कि पोस्टल बैलेट की दोबारा गणना किन परिस्थितियों में होती है। इस सवाल के जवाब में ओपी रावत कहते हैं अगर अमान्य पोस्टल बैलेट की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा होते हैं तो नियमों के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे ऑब्जर्वर के साथ काउंटिंग एजेंट के सामने दोबारा से उन पोस्टल बैलेट को वेरीफाई करें, काउंटिंग करें और दोबारा पुराने नंबर से टैली भी करें। अगर ऐसा करने पर थोड़ी भी गड़बड़ी मिली तो दूसरे सभी उम्मीदवारों के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा भी अगर किसी उम्मीदवार को इनकी गणना के दौरान जरा भी शक हो तो वे मतगणना केंद्र पर ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इनकी दोबारा गणना की मांग कर सकते हैं। ऐसी सूरत में ये रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है कि वो दोबारा गणना के आदेश देते हैं या नहीं।
इस सूरत में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि क्या पोस्टल बैलेट की दोबारा गणना के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जी हाँ, यदि कोई भी उम्मीदवार चुनाव में धांधली के आरोप पर सबूतों के आधार पर कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है। जिसने चुनाव न लड़ा हो वो कोर्ट नहीं जा सकता। चलिए भाइयों, ये न्यूज़ कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।